नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि क्रोध, आवेश एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान सही क्या है गलत क्या है इस बात का फ़र्क नहीं कर पाता है और गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसकी पूरी जीवन यानी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब और बर्बाद हो जाती है। इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे क्रोध में आकर या आवेश में आकर इंसान कितनी बड़ी गलती कर बैठता है। पुणे में एक कपल रहा करता था। पति का नाम राकेश खेड़कर, उम्र 35 साल। पत्नी गौरी सांबेकर, उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास। पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था। बहुत अच्छी जॉब थी इसके पास। और जो पत्नी थी, इसने भी मास काम किया था और ये जर्नलिस्ट बनना चाहती थी और ये भी पुणे में ही एक कंपनी में काम करती थी। दोनों पति पत्नी बेहद पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पर ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। तभी जो राकेश खेड़कर है, इसको बेंगलोर से ऑफ़र आता है अच्छे पैकेज पे एक अच्छी नौकरी की। तो राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें बेंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि उसको अच्छी कंपनी से ऑफ़र आ रहा है और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और मुझे वहाँ पे ये नौकरी करनी है। अब यहाँ मामला ये था कि गौरी को जहाँ ये पुणे में नौकरी करती थी, इसको नौकरी छोड़नी पड़ती अगर ये दोनों बेंगलोर जाते। तो गौरी ने सोचा कि क्यों ना बेंगलोर जा करके ये वहाँ ट्राई करेगी, इसकी भी वहाँ नौकरी लग जाएगी। तो एक तरीके से गौरी ने अपनी नौकरी की कुर्बानी दिया पुणे में और ये दोनों पति पत्नी अब बेंगलोर चले जाते हैं। अब थोड़ा सा इस कहानी में और पीछे चलते हैं कि कैसे राकेश और गौरी की शादी कैसे हुई थी। चूँकि जो गौरी थी ये राकेश के बुआ की लड़की थी और जो राकेश था ये गौरी के मामा के लड़का था। शुरू में जब इन दोनों की शादी होनी थी, चूँकि ये एक दोनों से प्यार कर बैठते हैं और घर वाले बहुत खिलाफ़ करते हैं, बहुत इनको समझाते हैं कि देखो ये तुम दोनों का जो रिश्ता है ये भाई बहन का है, तो ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन दोनों मानते नहीं हैं। अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर ये एक तरीके से फ़ैसला कर चुके थे कि जब भी करेंगे तो एक दूसरे से ही शादी करेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। तो खैर इनके प्यार के आगे इन दोनों की फैमिली को झुकना पड़ता है। शुरू में परिवार राज़ी नहीं होता है, चूँकि रिश्ता ही ऐसा था। लेकिन बाद में इन दोनों की जिद की वजह से परिवार रेडी हो जाता है और इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ दिन बाद तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जो गौरी थी उसकी राकेश के माँ बाप से बनती नहीं है और फिर बाद में राकेश और गौरी अलग रहने लगते हैं, यानी कि अपने माँ बाप से अलग रहने लगते हैं। अब कुछ दिनों तक तो राकेश पुणे में ही रहकर अपनी पत्नी के साथ नौकरी करता है, लेकिन जब इसको बेंगलोर से ऑफ़र आता है ये दोनों बेंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। अब फरवरी के महीने में ये दोनों पुणे से बेंगलोर शिफ्ट होते हैं। बेंगलुरु में ये एक रिहायशी इलाके में एक फ़्लैट लेते हैं किराए पर और ये लोग वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। इधर जो राकेश था वो अपनी नौकरी शुरू कर देता है और अपने नए नौकरी में बहुत मन लगाकर काम करता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि गौरी को नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि उसने अपना रिज्यूम CV हर जगह दिया, जितनी भी कंपनियां थीं। करते करते 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन तब तक गौरी को नौकरी नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे गौरी फ्रस्ट्रेटेड होने लगती है। उसने इतने जगह ट्राई किया, उसके बावजूद भी उसकी नौकरी कहीं लग नहीं रही थी। अब ये फ्रस्ट्रेशन बार बार गौरी और राकेश के निजी ज़िंदगी में आ रहा था। अब आए दिन लड़ाई शुरू हो जाती है। गौरी अपने पति राकेश से कहती है कि तुम तो अपने जॉब में बिजी रहते हो, अपने नौकरी में बिजी रहते हो, लेकिन मैं घर में अकेली पड़ी रहती हूँ और मेरा मन नहीं लगता है। चूँकि राकेश वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, वो बेंगलोर ज़रूर आया था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से, चूँकि दोनों मियाँ बीवी एक ही घर में रहते थे, अगर ये राकेश वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, ये ऑफिस जाता, तो शायद झगड़े कम होते। लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने की वजह से अब इन दोनों में आए दिन लड़ाई झगड़े और कहासुनी शुरू होने लगती है। क्योंकि गौरी को नौकरी नहीं मिलती है और इस बात से वो इतना आहत होती है, इतना परेशान हो जाती है
कि हर छोटी मोटी बातों पर वो अपने पति राकेश से लड़ना शुरू कर देती है। चूँकि ये लोग फरवरी में शिफ्ट हुए थे, देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। अब मार्च का महीना शुरू हो जाता है। इधर गौरी पूरी कोशिश कर रही है कि उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। अब तारीख आ जाती है 26 मार्च 2025 की। 26 मार्च को रात का समय था। गौरी ने खाना बनाया और खाना ये दोनों खाने के लिए बैठते हैं टेबल पे। एक बार फिर इन दोनों में कहासुनी शुरू हो जाती है। गौरी कहती है कि देखो, तुम तो चैन से अपनी नौकरी कर रहे हो, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। गौरी कहती है कि हम लोग एक बार फिर पुणे शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ अपनी नौकरी करेंगे, तुमको भी वहाँ नौकरी मिल जाएगी और मैं भी अपने पुराने कंपनी में नौकरी शुरू कर दूँगी। अब इस बात से राकेश को गुस्सा आ जाता है। वो समझाने की कोशिश करता है गौरी को, कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अभी 1 ही महीना बीता है, तुमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन गौरी, चूँकि उसको इस बात से इतना दिक्कत था कि वो राकेश की बात को नहीं सुनती है और बार बार इस जिद पे अड़ जाती है कि उसे पुणे जाना है। इसी दौरान में इन दोनों की बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो गौरी को एक थप्पड़ मार देता है। अब गौरी को भी गुस्सा आ जाता है। गौरी उठती है, किचन में जाती है और एक चाकू उठाती है और वो चाकू फेंक कर राकेश को मारने की कोशिश करती है। इस दौरान में राकेश को हल्की फुल्की चोटें आती हैं, लेकिन देखता है कि उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा हिंसक हो चुकी है और वो इस बात से इतना क्रोधित होता है, इतना गुस्से में आ जाता है कि वो चाकू उठाता है, ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, सीधा 3 वार करता है। 2 बार गले पर और 1 बार पेट में। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने बहुत देरी कर दी थी। उसने अपने पत्नी की जान ले ली थी। वो समझ चुका था कि उसके हाथों एक कत्ल हो चुका है। वो फ़ौरन उठता है, पहले फ़र्श पर जितने भी खून के धब्बे थे उनको साफ़ करता है और वो सोचता है कि वो क्या करे। अब वो पूरी रात बैठकर अपने पत्नी से बातें करता है, यानी कि वो लाश से बात कर रहा था। बातें करता है कि अगर तुम शक नहीं करती, अगर तुम अपने बेरोज़गारी के लिए मुझे ज़िम्मेदार नहीं ठहराती, तो आज तुम ज़िंदा होती और मेरे हाथों तुम्हारा कत्ल नहीं होता। ये तमाम बातें उससे करता है। उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जिद ने हम दोनों ज़िंदगी जीना हराम कर दिया था। काश तुम पहले समझ गई होती तो ऐसा नहीं होता। अब पूरी रात वो इस तरह की बातें करता है। अब सुबह होती है, 10 बजे के आसपास का समय होता है। अचानक उसको होश आता है और वो सोचता है कि उसके हाथों एक कत्ल हो चुका है और ऐसा अगर वो करेगा तो पकड़ा जाएगा। वो फ़ौरन फ़र्श पर जितने खून के धब्बे थे उनको साफ़ करता है और वो सोचता है कि वो क्या करे। फिर चूँकि वो 1 महीने पहले ही ये लोग शिफ्ट हुए थे, तो ये कमरे में से बैग लाता है, एक ट्रॉली बैग। ये बैग बहुत बड़ा था। उसमें गौरी को फिट करता है और बाथरूम में ले जाकर उसके लाश को बैग सहित बाथरूम में वो रख देता है और फिर अपने कपड़े लत्ते एक बैग में पैक करता है और सीधे नीचे जाता है। नीचे इसकी कार खड़ी थी, होंडा सिटी कार, उसमें बैठता है और ये बेंगलोर से पुणे की तरफ निकल पड़ता है। उस समय घड़ी में लगभग 12:30 बजे के आसपास का समय हो रहा था। अब ये बेंगलोर से पुणे की तरफ निकल पड़ता है। लगभग 6-7 घंटे बीतने के बाद ये फ़ोन करता है। फ़ोन ये एक कारपेंटर को करता है। चूँकि ये लोग जब शिफ्ट हुए थे तो बहुत सारा काम कारपेंटर का होता है, इस वजह से इसने कारपेंटर का नंबर ले रखा था। कारपेंटर को फ़ोन करके ये कहता है कि इसने अपनी पत्नी की जान ले ली है, उसकी हत्या कर दी है और उसकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है बैग में। कारपेंटर जैसे ही ये सुनता है, वो भागते हुए मकान के पास आता है और मकान मालिक से कहता है कि आपके जो किराएदार था, जिसको आपने रख रखा था, उसने फ़ोन करके ऐसा ऐसा कहा है। चूँकि जो मकान मालिक था वो होशियार था, वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, एक व्यक्ति ने, जो कि मेरे मकान में किराएदार के तौर पे रह रहा था, उसने अपने पत्नी की हत्या कर दी है और उसकी लाश बाथरूम में पड़ी हुई है। पुलिस वाले फ़ौरन ये बात सुनकर आते हैं। आने के बाद मकान मालिक और अन्य लोगों की मौजूदगी में, पुलिस वालों की मौजूदगी में उस कमरे को खोला जाता है। पूरे घर की जब तलाशी ली जाती है तो बाथरूम से एक बैग बरामद किया जाता है जिसमें गौरी की लाश थी। अब इधर एक तरफ ये सारा चीज़ें हो रहा था और उधर दूसरी तरफ राकेश अब पुणे पहुंच चुका था और पुणे में इस कारपेंटर को फ़ोन करने के बाद राकेश पुणे में एक पुलिस स्टेशन है, वहाँ फ़ोन करता है, सिरवाल पुलिस स्टेशन। और सिरवाल पुलिस स्टेशन में फ़ोन करने के बाद पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश बेंगलुरु में ही जिस फ्लैट में मैं रहता था उसी के बाथरूम में पड़ी हुई है। आप गौरी के घर वालों को फ़ोन कर दीजिए
ताकि लाश बहुत पुरानी ना हो, ना वो सड़े, ना वो गले, और उनके लोगों तक ये बात पहुंचा दी जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार करने में बहुत ज़्यादा देरी ना हो। ये कहकर ये फ़ोन रख देता है। उसके बाद ये एक दुकान पर जाता है और दुकान पे जाने के बाद इसने जहर मारने वाली दवा, फिनाइल जैसी चीज़ ये ख़रीदता है और उसको पूरा पी जाता है। और सिरवाल पुलिस स्टेशन में आने के बाद रास्ते में ही गाड़ी खड़ा करता है और तमाम जो आने वाले और जाने वाले लोग थे, क्योंकि इसने गाड़ी ऐसे जगह पे खड़ी कर रखी थी जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और बताते हैं कि एक व्यक्ति जो होंडा सिटी कार में बैठा हुआ है, उसको आवाज़ देने पर वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना कुछ जवाब दे रहा है। पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं और राकेश को, जिस कार में बैठा हुआ था, उसको लेकर आते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ये बताता है कि साहब मैंने कुछ देर पहले आपको फ़ोन किया था, आप लोगों को, मेरा नाम राकेश है और मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और मैंने फ़िनाइल पी रखी है, हो सकता है मेरी कुछ देर में मौत हो जाए। पुलिस वाले जैसे ही ये बात सुनते हैं फ़ौरन इसको नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं, वहाँ इसका इलाज चलता है। अब ये ख़तरे से बाहर है और फिर ये पूरी कहानी बताता है कि कैसे इसने क्या क्या कुछ किया है। खैर ये अब ये पूरी तरीके से ठीक है, लेकिन अब ये जेल में बंद है। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उधर जो गौरी थी उसका अंतिम संस्कार बेंगलुरु में ही कर दिया गया है। लेकिन इस कहानी को जिसने भी सुना सभी हैरान परेशान थे कि कैसे आवेश में आकर एक पति अपने पत्नी की जान लेता है, ना सिर्फ जान लेता है बल्कि वो अपना गुनाह भी कबूल करता है और पुलिस वालों से खुद बताता है कि कैसे उसने आवेश में आकर अपने पत्नी की जान ले ली। तो इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि कभी भी क्रोध में आकर, आवेश में आकर कोई भी कदम मत उठाइए। आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप दूर हट जाएं। अब इन दोनों की नादानियों ने एक तरीके से इन दोनों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। उधर गौरी जिसकी मौत हो चुकी है और राकेश अब पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटेगा और एक तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो खैर आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।